हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट एपिसोड। अभी बीच में हमने एक डिफरेंट सीरीज लॉन्च की है, आप उसको भी चेकआउट करो। लेकिन वी आर बैक विद आवर पॉडकास्ट एपिसोड और आज के इस एपिसोड में बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर पॉडकास्ट एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमें मैचेस भी डिस्कस करने हैं, रिजल्ट्स भी डिस्कस करने हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमें डिस्कस करनी है, बहुत चीजें हो गई हैं तो हमें न्यूज और स्टोरीज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम मैच डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, और फिर मूव ऑन करते हैं स्टोरीज पे। तो फर्स्ट आर मैच रिव्यूज जो अभी पिछले हफ्ते हुए हैं। सबसे पहले हुआ लिवरपूल वर्सेस वुल्व्स। तो लिवरपूल फिर से हार गई। वुल्व्स ने लिवरपूल को 3-0 से हरा दिया अपने स्टेडियम में, और लिवरपूल फिर से बहुत ही बेकार और टूटी हुई टीम लगी। आई डोंट नो क्या हो गया है, क्लॉप को क्या हो गया है, लिवरपूल टीम को क्या हो गया है, लेकिन वो टीम ऐसा लगता है अब बिखर गई है और उसे कंप्लीट रिवैम्प की जरूरत है। वो नए प्लेयर्स लेके आए हैं, वो जेल नहीं हो पा रहे हैं, और पुराने प्लेयर्स ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्लॉप का या तो ड्रेसिंग रूम से ब्रेकअप हो गया है या फिर उनके हाथ से कंट्रोल चला गया है। कुछ तो हुआ है लिवरपूल में, क्योंकि लिवरपूल कंप्लीटली खत्म हो गई है मेरे हिसाब से। आई थिंक अभी मैंने लास्ट एपिसोड देखा था 442 का, जिसको मैं फॉलो करता हूं, नेविल अजीम और कौतो का पॉडकास्ट है वो। उसमें 40 डॉक्टर आए थे, उन्होंने बोला था आई थिंक माइकल एडवर्ड्स के जाने के बाद लिवरपूल में ये इशू हो गया है। और माइकल एडवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉग थे लिवरपूल के, जिसके जाने के बाद लिवरपूल में इश्यूज आने शुरू हो गए हैं। आई थिंक क्लॉप और उसकी टीम ने इंचार्ज ले लिया है ट्रांसफर का। एंड देयर इज सम इशू विद दैट ट्रांसफर पॉलिसी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खरीद रहे हैं और फॉरवर्ड्स टू फॉरवर्ड्स खरीदे जा रहे हैं। देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन, मिसमैनेजमेंट, और माइकल एडवर्ड के एब्सेंस होने की वजह से देयर इज सम इश्यूज दैट हैव बीन क्रिएटेड इनसाइड द क्लब। उसके अलावा उसकी सेल का भी इशू चल रहा है। इसी वजह से आई थिंक उनके ऑन फील्ड जो परफॉर्मेंसेज है उस पर भी इफेक्ट हो रहा है। इस मैच में वो पूरा देखने को मिला, क्योंकि वुल्व्स ने उन्हें कंप्लीटली डोमिनेट किया। देयर वर सम पोर्शंस जहां पे लिवरपूल ने काउंटर अटैक करने की कोशिश करी है, जहां लिवरपूल एक कंप्लीटली काउंटर अटैकिंग टीम बन चुकी है, जो कि बहुत ही वियर्ड है। लेकिन कई जगह पे मतलब वुल्व्स ने जगह छोड़ दी, हाई लाइन खेली, काउंटर अटैक करने का मौका मिला, लेकिन लिवरपूल ने उसका फायदा नहीं उठाया। 2-3 बार तो देखा था मैंने, साला ने ही पूरा स्नब कर दिया बॉल को और अजीब तरीके से शॉट ली और उनके सारे अटैक्स बेकार हो गए। आई थिंक 2 बार डार्विन नूनियस को चांस मिला था, उन्होंने भी ढंग से अपने चांसेस नहीं लिए। तो अनफॉर्चुनेटली फिर से एक हार मिली लिवरपूल को, और अगर इसी तरह चलता रहा तो क्लॉप आउट भी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्लॉप आउट। बहुत सारे लिवरपूल फैंस बहुत पथेटिक परेशान हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमें कुछ नया फ्रेश अप्रोच चाहिए, वी नीड समथिंग न्यू। बहुत हो गया, वो मैच भी नहीं देख रहे हैं, ना चैट्स पे आ रहे हैं, ना ज्यादा बात कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बट समथिंग नीड्स टू चेंज इन लिवरपूल, क्योंकि ये परफॉर्मेंस अब जो उनकी देखने को मिल रही है, दोज आर नॉट गुड एट ऑल। प्लेयर्स लुक डिसजॉइंटेड, डीमोटिवेटेड, और मतलब ऐसा लग रहा है आइडिया ही नहीं है उनके अंदर। तो आई डोंट नो, क्लॉप को करना पड़ेगा, अदरवाइज किसी दूसरे मैनेजर को करना पड़ेगा, पर किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। तो लिवरपूल की एक और हार हो गई वुल्व्स से। और उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट मैच की, जो था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस स्पर्स। तो मैनचेस्टर सिटी वर्सेस स्पर्स था। अगेन मैनचेस्टर सिटी का रीसेंट में स्पर्स के साथ रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है, और इस स्पर्स के स्टेडियम में था। तो ऑल दो स्पर्स ने कुछ बहुत अच्छा तो नहीं खेला, लेकिन इतना खेल लिया कि उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया। अगेन मैनचेस्टर सिटी की भी हम बाद में बात करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन
इस मैच में मैनचेस्टर सिटी ने ऑल्दो बॉल को डोमिनेट किया फॉर द मोस्ट पार्ट, लेकिन वो गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए और शॉकिंगली शॉट्स ऑन टारगेट ही नहीं थे उनके, विच इज सरप्राइजिंग फॉर अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी। हालैंड कंप्लीटली एक शॉट नहीं ली उन्होंने ढंग से और पूरे मैच में आइसोलेटेड दिखे। टीम बिल्डअप तो कर रही थी लेकिन फाइनल पास नहीं दे पा रही थी, और स्पर्स ने जो शुरू में एक गोल किया था हैरी केन की वजह से, उसकी वजह से उसको कहीं से भी उन्होंने टिक के लास्ट मोमेंट तक टिकाए रखा और वो मैच 1-0 से जीत लिया। तो मैनचेस्टर सिटी ने भी ये गेम को बॉटल कर दिया और वो फिर से एक मैच जिसमें उसका जीतना, वो जहां फेवरेट थी, बेसिकली जीतना तय तो नहीं था क्योंकि स्पर्स ने उनको अपने ग्राउंड में जीतने नहीं दिया है पिछले 5 ओकेजन्स में, तो जीतना जरूरी नहीं था, लेकिन एटलीस्ट ड्रॉ या कुछ तो करके निकलते वहां से ताकि उनको एक पॉजिटिव साइन मिलता आगे के लिए। लेकिन उन्होंने ये बॉटल कर दिया और पोजेशन होने के बाद भी, मोस्ट ऑफ द गेम डोमिनेट करने के बाद भी उन्होंने ये गेम नहीं जीत पाए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, इस गेम में स्पर्स ने अपना जो गेम प्ले था वो कंटिन्यू रखा और वो डिफेंस अच्छा किया। उसके अलावा उन्होंने काउंटर अटैक्स भी किए जहां पे गोल हो सकते थे, बट स्पर्स भी अभी कुछ खास नहीं खेल रही है, तो उनके लिए 1-0 की जीत ही बहुत बड़ी चीज है। और सिटी के लिए ये इतना अच्छा मौका गंवा दिया वापस आने का, कमबैक करने का एक बेकार स्पर्स की टीम के साथ, और अब वो सफर करेंगे उसके आगे। तो सिटी ने बॉटल कर दी पूरी लीड और पूरा मैच। अभी हम सिटी के बारे में बात करेंगे, तब तक हम एक और मैच की बात कर लेते हैं, वो आर्सेनल वर्सेस एवर्टन। तो शॉन डाइच की वापसी, एवर्टन फुल जोश में, और एक नई टीम लग रही थी एवर्टन। उन्होंने आर्सेनल की तरह अच्छा खेला, उनके अटैक को मैच किया, बहुत सारे काउंटर अटैक्स भी किए, बहुत हाई बॉल्स खेली और मिडल ऑफ द पार्क को डिफेंड मिडफील्डर से भर दिया ताकि आर्सेनल डोमिनेट ना कर पाए। तो शॉन डाइच की जो स्ट्रैटेजी थी ये काफी काम आई और आर्सेनल ज्यादा मिडल ऑफ द पार्क में डोमिनेट नहीं कर पाया। ऑल्दो आर्सेनल के पास मौके थे ये मैच जीतने के, आर्सेनल ने वो मौके गंवाए, तो उनको चांसेस भी अच्छे मिले। ऑलरेडी आर्सेनल अच्छा खेल ही रहा है, लेकिन वो अपने चांसेस लेने में कामयाब नहीं हुए इस मैच में। और एवर्टन ने फ्रॉम द बैक एंड मिडल ऑफ द पार्क अच्छा डिस्प्ले दिखाया और इवेंचुअली एक गोल करके ये मैच जीत लिया। तो इससे शॉन डाइच की अच्छी वापसी हुई प्रीमियर लीग में, एंड इट लुक्स लाइक शॉन डाइच ने कुछ चेंजेस किए हैं एवर्टन से, और एवर्टन एक नई टीम लग रही है। इस मैच में एक्सपेक्टेड नहीं था कि एवर्टन जीतेगी विद देयर करंट फॉर्म, लेकिन गुड डिफेंसिव वर्क, स्टेबल डिफेंसिव वर्क एंड पैकिंग द मिडफील्ड, ये दो स्ट्रैटेजीज की वजह से वो आर्सेनल को आसानी से हरा पाई। आर्सेनल ने ऑल्दो अटैक किए, लेकिन वो उनके डिफेंस ने रोक लिए और उन्हें ज्यादा गोल करने से, मतलब गोल करने के अलाउ नहीं किया। ये आर्सेनल के लिए थोड़ा डिमोटिवेटेड रूट हो सकता है क्योंकि अभी अभी वो इससे भी हारे हैं, मैनचेस्टर सिटी से भी कप में, और अब ये फिर हार गए दूसरा मैच जहां वो एक्सपेक्टेड था जीतना उनका। तो देखते हैं आर्सेनल कैसे रिस्पॉन्ड करता है आगे वाले मैचेस में। ऑल्दो मैनचेस्टर सिटी की वजह से उसको थोड़ा रिस्पाइट भी मिल गया है, लेकिन वी गोना टॉक अबाउट मैनचेस्टर सिटी एंड अदर थिंग्स लेटर ऑन। इस मैच में ऑल्दो साका ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, ओडेगार्ड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपके इसने पार्टी ने भी ठीक ठाक खेला, लेकिन ओवरऑल जो एवर्टन थी उसकी शेप बेटर थी, उसका डिफेंस बेटर था, मिडफील्ड पैक थी, तो उन्होंने आर्सेनल को पूरे मैच में डोमिनेट नहीं करने दिया। देयर वाज फेजेस वेयर आर्सेनल डोमिनेटेड, लेकिन पूरे मैच में उनको डोमिनेट ना करने की वजह से उनकी चांसेस उन्होंने कट कर दी, जो चांसेस मिली उन्हें रोक दिया और एक गोल करके मैच को किसी तरीके से ये जीत लिया। तो एवर्टन के लिए बहुत ही अच्छी बात है, इसको वो आगे मूव ऑन कर पाएंगे। शॉन डाइच, आई थिंक मैंने शॉन डाइच की बात करी थी
ये वन ऑफ बेस्ट ट्रांसफर्स रहेंगे और एवर्टन को आई थिंक स्टेबल करने में शॉन डाइच का हाथ बहुत अच्छा रहेगा। शॉन डाइच एक ऐसे मैनेजर फुल कंट्रोल के साथ काम करते हैं और वो सरप्राइजिंगली अटैकिंग मैनेजर है। लोगों को लगता है वो डिफेंसिव मैनेजर, लेकिन वो सरप्राइजिंगली अटैकिंग मैनेजर है और आगे आपको ये एवर्टन में मेरे हिसाब से देखने को मिलेगा। सो अ गुड विन फॉर एवर्टन, अ रोड ब्लॉक फॉर आर्सेनल। और इसे मूव ऑन करते हैं और चलते हैं, बात करते हैं चेल्सी के मैच की। तो चेल्सी का मैच हुआ मतलब अगेन बहुत ही बोरिंग मैच था फुलम के साथ और चेल्सी मतलब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और एक्सपेक्टेड था कि इस मैच में प्लेयर्स वापस आए हैं, रीस जेम्स वापस आए हैं और चिलवेल थोड़ा सा खेले और बाकी प्लेयर्स भी धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि इस मैच में वो अच्छा कर पाएंगे। लेकिन इवेंचुअली वही हुआ कि माउंट, हैवर्ट्स, कॉनर गैलेगर, इन सब प्लेयर्स ने काफी लेट डाउन किया, मुड्रिक को आइसोलेट कर दिया और ये मैच ड्रॉ कर दिया। तो मिसमैनेजमेंट हुई, ये मैच वो जीत सकते थे लेकिन उन्होंने फिर भी ये ड्रॉ करके ये दिखा दिया कि चेल्सी को अभी भी एक अच्छी टीम मैनेजमेंट की जरूरत है। तो ग्रैहम पॉटर के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि चेल्सी को कैसे विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढे और उसको किसी तरीके से यूटिलाइज करें सो दैट चेल्सी विंस मैचेस। धीरे धीरे उनके प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, तो दैट इज गुड न्यूज फॉर चेल्सी आने वाले मैचेस के लिए। एंड वी होप दैट दे विल बी एबल टू गेट देयर फॉर्म टुगेदर, गेट देयर टीम टुगेदर एंड विल बी एबल टू विन सम मैचेस। अभी के लिए जो ये पुराने प्लेयर्स हैं, स्पेशली हैवर्ट्स, माउंट और गैलेगर, इनकी जो ऑन द बॉल टेक्निक है वो सडनली बहुत ही बेकार हो गई है। हैवर्ट्स स्ट्राइकर की तरह खेलते हैं लेकिन वो स्ट्राइकर नहीं है। माउंट सडनली उन्होंने पास देना बंद कर दिया है और कॉनर गैलेगर की ऑन द बॉल एबिलिटी को अभी डेवलप होना बहुत जरूरी है। ऑफ द बॉल दोनों अच्छे हैं माउंट और गैलेगर, लेकिन ऑन द बॉल बहुत ही बेकार है और मोस्ट चांसेस को वेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा इनको मुड्रिक जैसे प्लेयर को आइसोलेट गेम में लाना होगा। मुड्रिक उस मैच में कंप्लीटली आइसोलेट दिखे, ऑल दो सुनने में ऐसा आ रहा था कि उनकी तबीयत खराब है तो इसलिए उनको सब भी कर दिया, लेकिन मुड्रिक जैसे प्लेयर को गेम में लाना होगा। इस मैच में चेल्सी के लिए कुछ पॉजिटिव्स भी थे, उसमें सबसे बड़े पॉजिटिव थे एंजो फर्नांडिस, जिन्होंने बहुत अच्छा खेला मिडफील्ड में और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस दिया और ऐसा लग रहा है कि एंजो फर्नांडिस चेल्सी के लिए और प्रीमियर लीग के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स निकल के आ सकते हैं फ्यूचर में। उसके अलावा नई साइनिंग जितनी भी थी, नोनी माडुएके, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फोफाना, डैटो फोफाना ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। रीस जेम्स की वापसी हुई, ऑल्दो उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस दी। तो ओवरऑल जो नई साइनिंग्स थी और पुराने ऑफकोर्स थियागो सिल्वा, पाडियाशील, इन सब ने मिलके अच्छी परफॉर्मेंस दी और चेल्सी के लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स भी निकाले इस मैच में। पर मेरे हिसाब से अभी पॉटर को उसकी बेस्ट 11 ढूंढनी जरूरी है और उनके साथ जेलिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट गेम व्हिच इज चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम। अभी के लिए, फिलहाल के लिए चेल्सी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, एवरेज रहा और उन्होंने ये मैच ड्रॉ कर दिया। With this, now we're going to talk about another match which happened, that was Manchester United versus Crystal Palace. Now, इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फाइनली 2-1 से जीत हासिल की, लेकिन ये मैच बहुत ही क्रूशियल था दो एंगल से। पहला, क्रिस्टल पैलेस एक बहुत ही फिजिकल टीम है, तो वो फिजिकलिटी हमें देखने को मिली इस मैच में और उन्होंने काफी हार्श टैकल किए, लड़ाइयां भी हुई, बहुत सारे वन ऑन वन टेक ऑन्स हुए। उसके अलावा हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड की नई टेन हाग अप्रोच देखने को मिली जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। फाइनली टेन हाग अब अपनी छाप टीम में छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो गेम परफॉर्मेंस था ये टेन हाग स्पेशल था। इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने काफी हद तक डोमिनेट किया, काफी 1-2 पासेस खेली और जो गोल था वो बहुत ही बढ़िया गोल था, स्पेशली द रैशफोर्ड गोल। और आप जानते ही हो कि मार्कस रैशफोर्ड को भी उन्होंने जबरदस्त फॉर्म में ले आए हैं। मार्कस रैशफोर्ड से लेके लिजांड्रो मार्टिनेज से लेके ये आपके कैसेमीरो से लेके एवरीवन इज प्लेइंग रियली वेल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड लुक्स टू बी अ वेरी गुड टीम इन द फ्यूचर। और टेन हाग ने दिखा दी है कि वो कितने स्किलफुल और कितने बढ़िया मैनेजर हैं।
उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है, और जैसे जैसे उनको और प्लेयर्स मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी के प्लेयर्स मिलेंगे, वैसे वैसे आई थिंक आने वाले टाइम में मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही डोमिनेटिंग वन टच गेम प्ले खेलेगी, जो टेन हाग आयैक्स में खेला करते थे। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए, बहुत ही अच्छी न्यूज है। विद देयर ओनरशिप सिचुएशन होपफुली सेटल्ड इन कपल ऑफ मंथ्स, उनके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर नेक्स्ट सीजन में उनके नए ओनर्स आ गए, जिनके बारे में हम बात करेंगे, या फिर और एरिक टेन हाग को और साइनिंग्स होने को मिले, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम एंड वेरी गुड रिजल्ट, वेरी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। So I'm happy for Manchester United that they're back in the Premier League, और वो सेकंड हो गए हैं आई थिंक। और कई सारे लोग बात टाइटल की भी बात करने लगे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से टाइटल अभी बहुत दूर है। आर्सेनल इस बार जीतेगी टाइटल, लेकिन वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड अ ब्रिलियंट डिस्प्ले बाय टेन हाग्स फिलॉसफी। वी आर सीइंग टेन हाग्स फिलॉसफी एंड इट लुक्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर। तो ये थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात। हम यहां से चलते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और लीग्स की। पहले हम बात करते हैं ला लीगा की, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की स्टोरी कंप्लीटली ऑपोजिट रही इस मैच इस वीक में, मतलब लास्ट वीक में रियल मैड्रिड मैच हार गया और बार्सिलोना मैच डोमिनेट करके जीत गया। पहली बात, रियल मैड्रिड एक बहुत ही डिसजॉइंटेड टीम लग रही है। एंचेलोटी ने जितना कर सकते थे स्क्वाड के साथ कर दिया है, रियल मैड्रिड ने अपने स्क्वाड को रिफ्रेश नहीं किया है, इसी का वो भुगत रहे हैं। एक वन प्लेयर स्ट्रैटेजी हो गई है उनकी कि सारी बॉल विनीशियस को दो, वो गोल करेगा, और उसके अलावा उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं नजर आती। उनकी मिडफील्ड पुअर है, उनके मिडफील्ड ओल्ड हो गई है, एंड डिफेंस कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, क्वालिटी लैक कर रहा है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से आज मैड्रिड सफर कर रही है। लास्ट ईयर उन्होंने मेरे हिसाब से ओवर अचीव किया था इस टीम के साथ, लेकिन इस ईयर उनकी एज, उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ नजर आ रहा है। जो मैनेजर है उनके ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से वो कंट्रोल धीरे धीरे जा रहा है, एंड ही इज आउट ऑफ आइडियाज एंड आउट ऑफ गुड क्वालिटी प्लेयर्स। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो उनके लिटरली वेस्ट हो रहे हैं, जैसे हैजार्ड बेंच पे हैं, वो कुछ नहीं करते, और देयर आर सो मेनी प्लेयर्स। कार्वाहाल अब इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं रहे, मेंडी भी डाउन हो गई है, रूडिगर इज नॉट डूइंग वेल, बहुत सारे प्लेयर्स अब कोवाचिच, ये आपके क्रूस और आपके ये क्रूस और मॉड्रिच ओल्ड लगते हैं, एंड जो इम्पोर्टेंस है वो सब खत्म होता नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड को इस समर में रियल फ्रेश अप्रोच की जरूरत है, न्यू टैलेंट्स की जरूरत है, सो दैट वो अकेडमी से लेके आए या फिर वो नए लोग खरीदे, लेकिन दे नीड अ फुल स्क्वाड रिवैम्प एंड दे नीड टू सेल ओल्ड प्लेयर्स एज सून एज पॉसिबल। तो फ्लोरेंटिनो पेरेज के लिए इस समर में बहुत बड़ा टास्क है टीम चेंज करने का, और देखते हैं वो कैसे कर पाते हैं। इस मैच में भी ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। विनीशियस जूनियर की तरफ से ही सारे अटैक जा रहे थे, और वो भी ज्यादा अकेले कुछ कर नहीं पा रहे थे। बेंजेमा की भी जो टैलेंट है वो अब फेड होती नजर आ रही है। तो ओवरऑल इस मैच में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि रियल मैड्रिड ने ज्यादा कुछ किया नहीं। जब जब भी उनको बॉल मिली उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, और एंचेलोटी के पास कुछ आइडिया नहीं बचे थे, उन्होंने सारे अटैकर्स को थ्रो कर दिया फील्ड में, और उसके बावजूद भी रियल मैड्रिड ये मैच नहीं जीत पाई। ऑपोजिट टू दैट, बार्सा इज टॉप ऑफ द लीग एंड प्लेइंग रियली वेल। जो मैच था बार्सा का वो बहुत ही अच्छे ओपोनेंट के साथ था, सिविया के साथ, जो अच्छी टीम है यार ला लीगा में, और उसके साथ भी उन्होंने 3-0 से वो मैच जीत लिया। स्पेशल मेंशन टू गावी, जॉर्डी आल्बा और राफिनिया, तीनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जॉर्डी आल्बा स्पेशली बहुत अग्रेसिव और लाइवली लगे पूरे मैच में, उन्होंने असिस्ट दी, गोल भी किया। उसके अलावा गावी ने गोल किया, जो बहुत ही लाइवली लग रहे थे। इसके अलावा रफीनिया भी काफी लाइवली लगे इस मैच में। रफीनिया जो कि आउट ऑफ फेवर हो गए थे अभी रिसेंट में, सुनने में आ रहा था जावी से, वो भी इस मैच में काफी लाइवली और बढ़िया फॉर्म में लगे।
तो ओवरऑल बारसा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट रियल मैड्रिड इज डूइंग, बारसा इज डूइंग इनक्रेडिबली वेल और होपफुली बारसा आगे जाएगी, ये मैचेस जीतेगी एंड दे विल बी एबल टू सिक्योर ला लीगा एंड देयर फ्यूचर विद दीज विंस। बारसा को बहुत जरूरत है, अभी अपने फ्यूचर को उन्होंने स्टेक कर दिया है, बहुत सारी चीजों को सेल भी कर दिया है, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वे अच्छी टीम बनाए और उस टीम को कंटिन्यूसली विनिंग मोड में ले आए ईयर बाय ईयर। जैसे वो विनिंग करते रहेंगे, जीतेंगे मैचेस, वैसे वैसे उनके पास और पैसा भी आएगा एंड दे विल बी एबल टू मैनेज द टीम फॉर द फ्यूचर। तो ओवरऑल जावी ने बारसा को इतना अच्छा बना दिया है, पोजिशनल प्ले करते हैं, बहुत ही अच्छे अटैक करते हैं, बहुत ही लाइवली अटैक्स करते हैं और बारसा एक बहुत ही पोटेंट फोर्स बन के आया है स्पेशली इन ला लीगा। अभी बारसा का मैच होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड में यूरोपा लीग में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा क्योंकि दोनों टीम्स अभी फॉर्म में हैं और दोनों के दोनों मैनेजर्स डिफरेंट स्ट्रैटेजी और डिफरेंट आइडियोलॉजीज वाले मैनेजर हैं। तो देखते हैं कौन उस मैच में टैक्टिकल बैटल जीतेगा, उसका हम प्रीव्यू और रिव्यू करेंगे। अभी के लिए बारसा विंस एंड रियल मैड्रिड लूज, ऑपोजिट साइड ऑफ स्पेक्ट्रम एंड दे नीड टू बी रियली वेल। इसके अलावा हम बात करते हैं सेरिया की। सेरिया में क्या बात करनी है, नापोली कीप्स ऑन विनिंग एंड कीप्स मेंटेनिंग देयर लीड और सेरिया की बाकी बात करेंगे हम, लेकिन अभी हम नापोली की बात करते हैं तो नापोली फिर से मैच जीत गया है। वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय ओसिमेन। ओसिमेन जबरदस्त फॉर्म में है, गोल पे गोल मार रहे हैं एंड ही इज बिकम वन ऑफ द स्टार स्ट्राइकर्स ऑफ द मार्केट। देखते हैं ओसिमेन का समर में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी टीम्स ओसिमेन के लिए आएंगी। नेमिंग चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव ऑलरेडी शोन देयर इंटरेस्ट इन ओसिमेन। तो ओसिमेन एक बहुत ही अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट निकल के आ रहे हैं फॉर लॉट ऑफ टीम्स एंड लुक्स टू बी वन ऑफ द टॉप स्ट्राइकर्स इन द नेक्स्ट 5 to 6 years। तो ओसिमेन की ग्रेट परफॉर्मेंस, नापोली की एक्सीलेंट विन के बाद अब हम फाइनली बात करते हैं बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स के बारे में, वो टॉकिंग पॉइंट्स जो इस वीक हुए। तो बात करेंगे बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स की, ठीक है। पहले बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी के FFP रूल्स के ब्रेक पे। मैनचेस्टर सिटी को FA ने मोर देन 100 ब्रीचेस का एलिजिबली उनको डिक्लेयर कर दिया है गिल्टी। 100+ ब्रीचेस का ओवर 10 years, आई थिंक ओवर डेकेड 8 to 10 years में 100 से ज्यादा उन्होंने ब्रीच किए हैं टू मैनिपुलेट देयर अकाउंट्स। नाउ ये लास्ट ईयर देखने को मिला जब मैनचेस्टर सिटी का सबसे ज्यादा रिपीट था, तो लोग कंफ्यूज हो गए कि मैनचेस्टर सिटी जिसके इतने फैंस भी नहीं है, फैन बेस भी नहीं है, उनका रियल मैड्रिड से और बार्सिलोना से और चेल्सी से, आर्सेनल से, मैनचेस्टर यूनाइटेड से रेवेन्यू ज्यादा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये क्लब्स जो मैं नाम लिए इन सब के फैन बेसिस सिटी से ज्यादा है और ज्यादा बड़े क्लब्स है हिस्टोरिकली। तो कैसे हो गया कि मैनचेस्टर सिटी ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनाया? स्पॉन्सरशिप डील्स हो सकती हैं, लेकिन इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू सेल्स, और सेल्स के मामले में ये सारी टीम्स मैनचेस्टर सिटी से आगे हैं। तो शक हुआ और ये केस पहले से चल रहा था, लेकिन अब फाइनली FA ने ये बोला है कि 100+ ब्रीचेस हुए हैं और मैनचेस्टर सिटी ने अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया है। ये अभी एलिगेशंस उन्होंने डाली हैं, मतलब उन्होंने इस पे अभी कार्रवाई होगी, इस पे चेक किया जाएगा और अगर मैनचेस्टर सिटी गिल्टी पाया गया इतने सारे ब्रीचेस के, तो मैनचेस्टर सिटी को सिवियर डीलिंग्स झेलनी पड़ सकती हैं। तो अभी तो ये FA ने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं, जैसे पहले UEFA ने लगाए थे, जिसको उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कैस में उन्होंने रिपील भी किया था। तो ऐसे ही अब FA ने लगा दिए हैं, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग देखती है, और उन्होंने कहा है कि इतने सारे ब्रीच की वजह से पनिशमेंट होनी चाहिए और इनका केस सामने आएगा, जिसकी हियरिंग होगी अपेरेंटली क्लोज डोर मीटिंग में। तो उसके बाद जब अगर ये गिल्टी पाए गए तो देखेंगे इनके ऊपर क्या हो सकता है। बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं कि क्या क्या हो सकता है। पॉइंट डिडक्शन तो है ही है, अगर पाए गए तो पॉइंट डिडक्शन तो है ही है। उसके अलावा
एक्सपेल्ड फ्रॉम चैंपियनशिप्स हैं, और फाइन है, एक्सपल्शन फ्रॉम द प्रीमियर लीग का ऑप्शन है, डिमोशन का ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, क्योंकि इतने ब्रीचेस आज तक किसी भी टीम के नहीं निकले हैं। यूवेंटस के भी ब्रीचेस हुए थे, उनको डिमोट किया गया था और अभी उनको पॉइंट्स भी डक्ट हुए, लेकिन उनके इतने ज्यादा नहीं थे जितने एफए बोल रही है कि इन्होंने ब्रेक किए हैं लास्ट 8 to 10 ईयर्स में। मोर देन 100 ब्रीचेस, दैट इज, ये फिगर बहुत ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत बड़ी एलिगेशन है, और इसको फ्रॉड को देखना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा फ्रॉड निकलता है तो उन्हें अप्रोप्रिएट पनिशमेंट भी देनी जरूरी है। लेकिन अगर आप मेरी बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज्यादा सीवियर पनिशमेंट मिल सकती है। हाँ, कुछ चीजें उनको करनी पड़ेंगी, पॉइंट्स डिडक्ट होंगे, फाइन लगेंगे, और उनके ट्रांसफर विंडो बैन्स भी मिल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी इतनी बड़ी टीम बन चुकी है, उसके मेरे हिसाब से उनको इतना बड़ा फाइन नहीं झेलना पड़ सकता है। लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते, अभी हियरिंग बाकी है। क्या पता एफए इस बार क्लैम्प डाउन ही कर दे और मैनचेस्टर सिटी को बहुत बड़ा फाइन दे दे, एक्सपल्शन भी ना दे दे। अगर एक्सपल्शन दे देगी तो उनके प्लेयर्स, मैनेजर सब जाएंगे, जिनकी हम बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही मिडल ऑफ द सीजन में, उनके मैच के बाद सडनली अनाउंसमेंट हुई। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी किया, हमने भी अपने सोशल मीडिया में ओपिनियन मांगे थे। लेकिन अभी जो मेरा फ्रैंक ओपिनियन है, मैं वीडियो में दे रहा हूं कि अभी ये एलिगेशन है, ठीक है। लेकिन अगर ये एलिगेशन सच पाई गई तो उन्हें अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिलनी चाहिए एज पर द रूल्स ऑफ द एफए और द इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो देखते हैं क्या होता है, हियरिंग आएगी, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा मैनचेस्टर सिटी पे। तब तक लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू मैनचेस्टर सिटी एंड व्हाट काइंड ऑफ bans are we gonna see in case of मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सिटी हो गई ट्रबल में, और इसके बाद हम बात करते हैं एक और टीम की जो ट्रबल में चली गई है, वो थी लीड्स। तो लीड्स के जेसी मार्श को सैक कर दिया। तो लीड्स बार बार हार रही थी, इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद भी जेसी मार्श अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, तो जेसी मार्च को सैक कर दिया। तो अब नया मैनेजर उन्होंने अभी तक हायर नहीं किया है। बहुत सारी थ्योरीज लग रही हैं, बिएल्सा वापस आ सकते हैं, कोई कंप्लीट डिफरेंट टाइप के मैनेजर को ला सकते हैं और लीड्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक कोई थ्योरी सामने नहीं आई है। मेरे हिसाब से जेसी मार्श लीड्स की फिलॉसफी को, लीड्स को सूट नहीं करते थे, और अब जो कि वो चले गए हैं, मेरे को लगता है कि अगर ये लोग बिएल्सा को वापस ले आएंगे, आई थिंक ही वुड बी एबल टू मैनेज द स्क्वाड वेरी वेल। और ऐसी बात चल रही है कि बिएल्सा आ सकते हैं, और भी बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो आ सकते हैं, पोचेटिनो तक का नाम लिया जा रहा है। तो देखते हैं कौन आता है। लुइस एनरिके तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। मेरे हिसाब से पोचेटिनो, बिएल्सा जैसे मैनेजर्स कैन कम बैक एंड मेक दिस लीड साइड एक्सीलेंट, क्योंकि इनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये टीम ढंग से चल नहीं हो पा रही है, ढंग से खेल नहीं पा रही है, इनकी कोई फिलॉसफी नहीं दिख रही है, सिर्फ अग्रेशन दिख रहा है। और ऐसा कोई मैनेजर आ जाए जो इन्हें अच्छी फिलॉसफी दे दे, तो ये लीड्स की साइड बहुत अच्छा परफॉर्म करके काफी आगे बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से तो बिएल्सा अच्छे रहेंगे, लेकिन पोचेटिनो भी काफी अच्छे हो सकते हैं इस क्लब के लिए, क्योंकि इसमें यंगस्टर्स बहुत हैं जिनके साथ पोचेटिनो वर्क करके उन्हें बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं गाइस, आप बताओ। हमारे हिसाब से जो मेरी राय थी जेसी मार्श सैंक्शन पे, वो सैकिंग पे, वो यही थी कि मेरे को ही लगता था जेसी मार्श इतने अच्छे कोच है और ये कोई ऐसी कोई खास फिलॉसफी है, तो उनकी साइनिंग से ओवरऑल आई थिंक लीड्स को आने वाले टाइम में फायदा ही होगा। तो देखते हैं वो किसको हायर करते हैं, जिसको भी हायर करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम यहां से स्विफ्टली मूव ऑन कर जाते हैं दो टॉपिक्स में। पहला है कि बुंडेसलीगा का इस बार का जो लीग टेबल है, बुंडेसलीगा बहुत ही क्लोज नेट कंपटीशन हो रहा है इस बार। यूजुअली क्या होता था, बायर्न अपना अच्छा खेल के जीत जाती थी और बाकी टीम्स बाकी स्पॉट्स के लिए लड़ती थी। लेकिन इस बार बायर्न, यूनियन बर्लिन, डॉर्टमंड, लाइप्जिग से लेके इतनी सारी टीमें सिर्फ 6 या 5 पॉइंट से ही आगे पीछे हैं।
सारी टीम बहुत अच्छा खेल रही हैं और बहुत ही कंपेरेटिव परफॉर्मेंस दे रही हैं, स्पेशली अ टीम लाइक यूनियन बर्लिन जिनकी स्टोरी बहुत अच्छी है। यूनियन बर्लिन एक बेचारा बैंकक्रप्ट क्लब था जिन्हें फैंस ने बचाया। इट्स कंप्लीटली रन बाय फैंस एंड इट इज डूइंग सो वेल। आई एम सो हैप्पी फॉर यूनियन बर्लिन। दे आर प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल एंड they are just 1 point behind Bayern Munich, who are currently leading the table. Bayern Munich का रिसेंट में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है और वो बहुत सारे मैचेस हारते जा रहे हैं, ड्रॉ करते जा रहे हैं और वो 1 पॉइंट से सिर्फ इसीलिए आ गए हैं यूनियन बर्लिन के, क्योंकि वो उनके पास ज्यादा ड्रॉज है और यूनियन बर्लिन उनसे ज्यादा मैच हारा है। तो ओवरऑल इस बार कुछ भी हो सकता है, कोई भी 4-5 टीमों में से टूर्नामेंट जीत सकती है। बहुत ही क्लोज है। डॉर्टमुंड भी सडनली फॉर्म में आ गया है, लाइप्जिग भी अच्छा खेल रहा है, तो फ्राइबर्ग भी बहुत अच्छा खेल रहा है। तो ऑल दीज टीम्स आर 3-4-5-6 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है और कभी भी कोई भी टीम अच्छा खेल के ऊपर आ सकती है। तो इस साल तो एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि बायर्न का डोमिनेंस खत्म हो गया है एंड दिस इज वेरी गुड फॉर अ टीम एंड लीग लाइक जर्मन लीग, जहां का फैन बेस इज वन ऑफ द बेस्ट अलॉन्ग विद इंग्लिश प्रीमियर लीग, जहां पे बहुत अच्छा फुटबॉल देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे राइवलरी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। बायर्न ही डोमिनेट करता है। तो अब जाके फाइनली कुछ टीम्स ऐसी बन के निकल रही हैं जो बायर्न को चैलेंज कर पा रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, कौन जीता है। हमारे हिसाब से अगर यूनियन बर्लिन जीत जाए इस बार तो मजा ही आ जाए, लेकिन इन 5 टीमों में से कोई भी जीत सकता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी बुंडेसलीगा अवेलेबल है आई थिंक सोनी मैक्स में। तो अगर आप भी फॉलो कर सकते हो करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन हो रहा है वहां पर, बहुत ही मजा आ रहा है बुंडेसलीगा देखने में। तो बुंडेसलीगा के बाद हम बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू सीरिया। सीरिया भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लीग बन गई है इस बार। ऑल्दो नापोली ये लीग जीत जाएगी और डोमिनेट कर रही है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट 4 पोजीशंस के लिए फाइट देखें तो बहुत ही जबरदस्त फाइट हो रही है बिटवीन लात्सियो, रोमा, इंटर और अलग अलग, और आई थिंक इंटर है, रोमा है, लात्सियो है एंड देयर इज वन मोर टीम which are all of them are doing really well and looking like contenders for the next 2 to 3 championship places. तो रोमा ऑल्दो जीत चुकी है, लेकिन रोमा की जो ये डोमिनेंस है ये अब दिखा रही है सीरिया में कि सीरिया भी एक कंपेरेटिव लीग बन के सामने आ रही है। यहाँ बहुत सारी टीमें हैं जो बहुत अच्छा खेल सकती हैं और कभी भी जीत सकती हैं। अभी आपने देखा रिसेंट में जो डोमिनेट कर रही थी टीम यूवेंटस, उसके डाउनफॉल हो गया, उनको पॉइंट्स भी डिडक्ट करके वो नीचे चली गई है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो यूवेंटस से लेके रोमा से लेके आपके नेपोली जीत रही है। मैं बार बार रोमा का नाम ले रहा हूं। नेपोली इज विनिंग द लीग एंड रोमा इज करेंटली 3rd। तो नेपोली तो जीत ही जाएगी, बहुत अच्छी टीम है। रोमा से लेके, इंटर से लेके, आपके मिलान से लेके, लाजियो से लेके, यूवेंटस से लेके, सारी टीम्स अब एक बहुत ही अच्छी टीम बन के निकल के आ रही हैं। ऐसा लगता है इनको देख के कि कोई भी किसी को हरा सकता है और सेरिया को उन सब ने मिल के काफी कंपेरेटिव बना दिया है लीग। जैसे इस बार बुंडेसलीगा बहुत कंपेरेटिव है, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर से बायर्न डोमिनेट कर सकता है। सेरिया में वो बात नहीं है। अब यूवेंटस के जो मिसमैनेजमेंट की वजह से यूवेंटस अब हर सीजन डोमिनेट नहीं करेगा। नेपोली, इंटर सबको चांस मिलेगा जीतने का, और जो अपनी टीम ट्रांसफर विंडो से पहले अच्छी कर देगा वो उनके पास जीतने का चांस बना रहेगा। तो ब्रिलियंट फॉर सेरिया, ब्रिलियंट फॉर बुंडेसलीगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ कौन आता है उस टीम में। मोरिनियो की रोमा आती है या इंटर आती है या फिर लात्सियो आती है। आई बी वेरी हैप्पी इफ कोई भी इनमें से टीम निकल के आए, क्योंकि सब लोग बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं एंड दे डिजर्व टू बी हियर। तो देखते हैं कौन सेरिया में जीत आता है और कौन बुंडेसलीगा जीतता है। इन दोनों लीग्स के बाद गाइस हम एक और न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो मेरी फाइनल टॉपिक होगा इस बार का। नहीं, फाइनल टॉपिक नहीं है, सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चेल्सी के मेंटल कोच के बारे में। तो अपेरेंटली चेल्सी ने एक मेंटल कोच को हायर किया है
तो उनका नाम है गिलबर्ट इनोका। गिलबर्ट इनोका बेसिकली ऑल ब्लैक्स रग्बी टीम, जो बहुत ही मतलब वर्ल्ड कप विनिंग टीम है आई थिंक, और काफी सक्सेसफुल रग्बी टीम है, वहां के वो मेंटालिटी कोच रह चुके हैं। मेंटालिटी कोच अपेरेंटली ये होता है कि वो खराब मेंटालिटीज को निकालता है और अच्छी मेंटालिटीज को टीम में इंट्रोड्यूस करता है। तो विनिंग मेंटालिटी बनाने के लिए चेल्सी ने ये डिसीजन लिया है। देखते हैं ये डिसीजन कितना सक्सेसफुल होता है। ये नई चीज ट्राई कर रहे हैं। यूजुअली फुटबॉल टीम्स में मेंटालिटी कोचेस नहीं होते हैं, एक दो टीम्स में रखे होंगे लेकिन मोस्टली नहीं होते हैं। चेल्सी ने ये रखा है। देखते हैं चेल्सी का मूव कितना सक्सेसफुल होगा, कैसे ये मिलके चेल्सी की मेंटालिटी अच्छी कर पाएंगे और जिनकी मेंटालिटी अच्छी नहीं है उनको हटा पाएंगे। देखते हैं व्हाट हैपेंस विद दिस थिंग, बट दिस इज अ गुड मूव मेरे हिसाब से। कई लोग कह रहे हैं कि ग्रैम पॉटर को ही करना चाहिए, कोच को ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से कोच को कोचिंग करनी चाहिए और मेंटालिटी कोच को इस पे काम करना चाहिए। वेरी गुड अपॉइंटमेंट फ्रॉम चेल्सी मेरे हिसाब से। एंड देखते हैं इसका रिजल्ट हमें आगे के मैचेस में देखने को कितना मिलेगा। सो दिस वाज अ यूनिक न्यूज दैट आई वांटेड टू जस्ट थ्रो अपॉन, ऐसी बात करना चाह रहा था मैं इसके लिए। तो बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है वो, 15 ईयर्स ऑल ब्लैक्स के अंदर रह चुके हैं और अभी टेम्प्रेरी हायरिंग पे है चेल्सी के लिए। तो चेल्सी के लिए अच्छी चीज है इफ इज एबल टू चेंज द मेंटालिटी, तो बाकी टीम्स भी ये कर सकती हैं। उसके अलावा मतलब इंटरेस्टिंग यूनिक कॉन्सेप्ट है, नई चीज ट्राई कर रही है कोई टीम, तो आई वांटेड टू जस्ट टच अपॉन इट। तो ये थी एक मेंटालिटी कोच की बात। अब हम बात करेंगे फाइनल अपनी टॉकिंग पॉइंट के बारे में, जो है पेप गार्डियोला कैन लीव मैनचेस्टर सिटी। पेप गार्डियोला जब ये पहली बार ब्रीच हुए थे, जब पहली बार केस चला था मैनचेस्टर सिटी पे, तो मैनचेस्टर सिटी ने उस टाइम पे पेप गार्डियोला ने कहा था कि अगर मैनचेस्टर सिटी सच में इसमें इन्वॉल्व हुई तो मैं यहाँ पे छोड़ के चला जाऊंगा। तो अभी ये चल रहा है कि उनके एलिगेशन लगाए गए हैं, लेकिन अगर ये एलिगेशन सच निकले और मैनचेस्टर सिटी को किस तरीके से पनिश किया गया तो प्लेयर तो जाएंगे ही, लेकिन पेप गार्डियोला चले जाएंगे। अब देखते हैं पेप गार्डियोला कहाँ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी टीम्स की नजर उन पे रहेगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार वो क्लब फुटबॉल नहीं जाएंगे, इस बार वो कोई नेशनल टीम की फुटबॉल कोचिंग के लिए जाएंगे और इस बार वो सबैटिकल भी ले सकते हैं फुटबॉल से अगर वो चले गए मैनचेस्टर सिटी से। तो अभी सब डिपेंड करता है मैनचेस्टर सिटी की हियरिंग पे, क्या उन्हें गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है। अगर उन्हें गिल्टी डिक्लेयर किया तो पेप गार्डियोला वहां से छोड़ के जा सकते हैं। ऐसी न्यूज आ रही है कि पेप गार्डियोला जो बोला था वो करते हैं, और अगर ये सब सच निकला तो पेप गार्डियोला जा सकते हैं। और पेप गार्डियोला कहाँ जाएंगे ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी टीम ऐसी हैं जिन्हें अच्छे मैनेजर्स की जरूरत है और वो ट्राई करेंगे पेप गार्डियोला को अपने पास बुलाने की। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद पेप गार्डियोला, कहाँ वो जा सकते हैं, क्या करेंगे और क्या मैनचेस्टर सिटी इन ब्रीचेस में फंस सकती है। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, वी विल कीप यू अपडेटेड, पोस्ट करते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको। गाइस हमारे वीडियो को लाइक करते रहो, फॉलो करते रहो, देखते रहो, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ and keep watching our channel, keep watching our video, following us on Instagram and Twitter and other social media platforms, सब डिस्क्रिप्शन में है। तो और हमारे शो को, हमारे इसको थोड़ा बढ़ावा दो ताकि हम और अच्छे अच्छे शोज आपके लिए लेके आए और अपना अनफिल्टर्ड ओपिनियन टॉपिक्स के बारे में दें। तो गाइस ये था आज का एपिसोड, ये थी हमारी स्टोरीज, मैच रिव्यूज, प्रीव्यूज। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में जहां हम सारे मैचेस जो अभी अगले वीकेंड होंगे उनका प्रीव्यू और रिव्यू देंगे। तब तक के लिए मैं मिस्टर फुटी क्यूरियस आपसे इजाजत लेता हूं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय फ्रॉम माय साइड।